मॉर्निंग। होम साइंस विषय के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मानव शरीर क्रिया विज्ञान के विगत वीडियो देख रहे हैं, उन्हीं की श्रृंखला में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इसको हम आज अध्ययन करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले के वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है और कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उन्हीं ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में जो श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं, या हम यूँ कहें कि वे अंग जो मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, उसका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। यह जो वीडियो है या वीडियो का जो टॉपिक है, यह ह्यूमन फिजियोलॉजी का पेपर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए लाभदायक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र जो है वो प्रारंभ होता है नाक से, नोज से वायु को ग्रहण किया जाता है और वायु को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ उसके जो वायु है उसके अंदर जो डस्ट या बैक्टीरिया आदि उपस्थित होते हैं उन्हें वहीं रोक लिया जाता है। या हम यूँ कहें कि नाक जो होती है वह वायु को शुद्ध करके छान करके अंदर फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो नाक के बाद जो ऑर्गन प्रारंभ होता है वह होती है श्वास नली। श्वास नली जो है यह 4.5 इंच तक की लंबी होती है, खोखली होती है और यह जो नली होती है, इस नली यही नली आगे जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है और विभक्त होकर एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। इसी के साथ ही जो श्वास नली होती है, इस श्वास नली की अगर संरचना के बारे में बात की जाती है तो वह नली जो है इस प्रकार की होती है कि इसमें हाफ सी के आकार की, जैसे हमारी रिंग होती है तो हाफ रिंग के आकार के या सी के आकार के कार्टिलेजेस के छल्ले इसमें पाए जाते हैं। वे इसलिए होते हैं ताकि श्वास नली जो है वो पिचकने ना पाए। श्वास नली के आकार को बनाए रखने के लिए इस तरह के सी के आकार के कार्टिलेजेस के छल्ले जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। और जब ये श्वास नली 2 भागों में विभक्त होकर फेफड़ों में प्रवेश करती है तो वहाँ पर ये छल्ले विलुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह जो छल्ले होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं श्वास नली के, और ताकि श्वास नली जो है वो पिचके नहीं, क्योंकि अगर श्वास नली पिचक जाती है किसी कारण से तो सांस लेने की प्रक्रिया जो है वह बाधित हो जाती है। तो इस प्रकार श्वास नली नाक से होती हुई सांस जो है वह ग्रसनी के बाद श्वास नली में होती हुई फेफड़ों में प्रवेश करती है। अब श्वास नली के साथ ही हम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं, स्वर यंत्र, जिसको कहा जाता है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स जो होता है, यह लैरिंग्स जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ बताया गया है, ये यहाँ पर जो लैरिंग्स होता है या इसको ध्वनि बॉक्स भी कहा जाता है, और यह वह भाग है जहाँ पर ध्वनि का उत्पादन होता है, इसलिए इसे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। लैरिंग्स वह ऑर्गन है जहाँ से वॉइस जो है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब यह जो लैरिंग्स वाला पार्ट होता है, ये लैरिंग्स जो है ये 9 प्रकार की उपास्थियों का बना होता है। 9 प्रकार की उपास्थियाँ आपस में मिलती हैं और इसमें जो है वोकल कॉर्ड्स भी पाए जाते हैं, जिसे स्वर रज्जु कहा जाता है। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इन स्वर रज्जुओं पर जब जैसे ही वायु गुजरती है इनके ऊपर से, तो इनमें वाइब्रेशंस होते हैं और उन वाइब्रेशन से ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। जैसा कि आप और हम हमारे गले से जो आवाज़ निकल रही है, वह आवाज़ जो है इस स्वर यंत्र के कारण ही प्रोड्यूस होती है, इसलिए इस लैरिंग्स को साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। अब इस लैरिंग्स के ऊपर भी एक ढक्कन पाया जाता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब यह एपिग्लॉटिस जो है हमेशा खुला हुआ रहता है, परंतु जैसा कि आपको डायग्राम में ग्लॉटिस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यह खुला हुआ रहता है, परंतु जब खाना या कोई फूड इनटेक किया जाता है तो यह श्वास नली को बंद कर लेता है।
उसके पीछे कारण ये है कि अगर हमने फूड इनटेक किया है तो कोई फूड के कण या पानी हमारी श्वास नली में प्रवेश ना कर जाए, इसके लिए ये एपिग्लॉटिस जो ढक्कन होता है ये फूड इनटेक करते समय बंद हो जाता है, और जब फूड इनटेक नहीं होता है तो उस टाइम पर ये खुला रहता है ताकि जो वायु या श्वास हम ग्रहण कर रहे हैं वह फेफड़ों तक पहुँच सके। तो इस प्रकार ये लैरिंग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और कभी कभी जैसे आपने भी देखा होगा, हमने खाना खाते वक्त असावधानी बरती है या खाना खाते वक्त हाँ हम बोल रहे हैं तो या किसी अन्य कारण से अगर फूड का या फूड पार्टिकल या वाटर जो है वो अगर हमारी श्वास नली में प्रवेश कर गया है किसी कारण से, तो हमें ज़ोर से खांसी आने लग जाती है। तो खांसी आने का मतलब यही है कि जो फूड पार्टिकल अंदर गया है वो एकदम से बाहर निकल जाए और जो स्वर यंत्र है लैरिंग्स पे जो एपिग्लॉटिस वाला पार्ट है वो श्वास नली को बंद कर देता है। तो इस प्रकार भोजन को निगलते समय ये जो स्वर यंत्र होता है इसमें जो एपिग्लॉटिस वाला पार्ट होता है वह श्वास नली को बंद कर देता है और ग्रास नली जो होती है उसको वह खोल देता है ताकि जो भोजन है वो ग्रास नली से होता हुआ स्टमक में प्रवेश कर जाए, जैसा कि पाचन तंत्र के अध्याय के अंदर हमने अध्ययन किया था। तो अब यह जो श्वास है यह श्वास नली से होती हुई कहाँ प्रवेश करती है? फेफड़ों में। जी हाँ, फेफड़े जो होते हैं ये श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं और फेफड़े जो हैं ये संख्या में 2 पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दायां जो होता है वो बाएं से थोड़ा सा 1 इंच और कुछ 1 इंच छोटा होता है, और दायां फेफड़ा जो होता है इसका अगर वेट की बात की जाए तो जो दायां फेफड़ा है वो 23 औंस का होता है और बायां फेफड़ा जो है वो 19 औंस का होता है। और मेल और फीमेल की अगर बात की जाती है तो मेल्स के जो लंग्स होते हैं वो थोड़े से वेट होता है उनका फीमेल के कंपैरिजन में। अब अगर इनके कलर की बात की जाती है तो युवावस्था में पिंकिश कलर के हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो कलर थोड़ा डार्कर शेड में होता जाता है। और जो फेफड़े होते हैं वो स्पंजी स्ट्रक्चर होता है। स्पंजी स्ट्रक्चर का मतलब जैसा कि आपने स्पंज देखी होगी, तो इस स्पंज को जैसे आप प्रेस करते हैं और उसको तो वो दब जाती है क्योंकि उसके अंदर हवा भरी हुई होती है, और जैसे ही आप उसको छोड़ देते हैं तो वो वापस अपने शेप में आ जाती है क्योंकि उसमें हवा जो है वो वापस प्रवेश कर जाती है। वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर जो है फेफड़ों का भी होता है। तो फेफड़े जो होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे वायुकोश पाए जाते हैं। अब इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसा कि एक डायग्राम आपको स्लाइड में दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि नासा मार्ग से वायु प्रवेश करती है, नासा छिद्र से होती हुई नासा मार्ग के द्वारा। फिर आपको एपिग्लॉटिस दिखाई दे रहा है। एपिग्लॉटिस क्या कार्य करता है कि वायु को श्वास नली में प्रवेश करने देता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय एपिग्लॉटिस जो है जो स्वर यंत्र में पाया जाता है यह श्वास नली को बंद कर देता है और भोजन को ग्रास नली में प्रवेश करने देता है। तो इस प्रकार जब नासा छिद्र के द्वारा वायु ग्रहण की जाती है तो नासा मार्ग से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है और श्वास नली जो है दाएं और बाएं फेफड़ों में 2 भागों में विभक्त हो जाती है और यह वायु फिर कहाँ प्रवेश करती है? फेफड़ों में। अब फेफड़ों में जो श्वास नली प्रवेश कर रही है ये छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है और यह जो श्वसनिकाएं हैं यह अंत में जाके छोटे छोटे कुपिकाओं के समान जो संरचनाएं होती हैं उनमें खुलती है। यह जो कुपिकाएं होती हैं इन्हें एयर सैक बोला जाता है, वायु कोश बोला जाता है। जितनी भी वायु ग्रहण की जाती है वह इन वायु कोश में एकत्रित हो जाती है। तो जो दोनों फेफड़े होते हैं ह्यूमन बॉडी में उसमें असंख्य वायु कोश पाए जाते हैं और इन्हीं वायु कोशों की उपस्थिति के कारण जो फेफड़ों की जो हम बात करते हैं कि स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर फेफड़ों का होता है। फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे से ये वायु कोश हैं जिसमें वायु भर जाती है जिससे फेफड़े स्पंज के समान होते हैं। अब यह जो वायु इन वायु कोशों में प्रवेश कर गई है तो इन वायु कोशों के चारों तरफ रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। तो उन रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाहित होता है जिसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। तो इन वायु कोशों से में ली गई जो वायु के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है
वह ऑक्सीजन जो है वह रक्त वाहिनियों में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा विसरण की विधि द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त होता है वह शुद्ध रक्त होता है और यही रक्त जो है संपूर्ण शरीर में कोशिकाओं तक परिसंचरित किया जाता है। इसके पश्चात जब कोशिकाओं तक रक्त पहुंचता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और इसे शरीर से बाहर निकालना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो यह जो हीमोग्लोबिन होता है यह इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो रक्त है उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। अब यह जो अशुद्ध रक्त है वो शिराओं द्वारा पुनः हृदय से होता हुआ फेफड़ों तक ले जाया जाता है और फेफड़ों में पुनः शुद्धिकरण का कार्य होता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वो बन जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ों वायु कोशों को पुनः लौटा दी जाती है और इन वायु कोशों से होती हुई वायु फेफड़ों वायु कोश से श्वसनिका, श्वसनिका से श्वासनली, श्वासनली से नासा मार्ग और नासा छिद्र द्वारा वायु बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें हमने इस प्रक्रिया को समझा है कि सर्वप्रथम तो श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग हैं और वायु कोशों से किस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होता है। धन्यवाद।